हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एस्टेट का एग्जाम बहुत नियर है। तो आज की क्लास में मैं आपको एस्टेट हिंदी साहित्य में तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगी जो एनसीईआरटी से हैं और मोस्टली 9-10 की एनसीईआरटी से हैं। और आपके प्रीवियस ईयर भी होंगे, हिंदी साहित्य के कुछ नए क्वेश्चन होंगे और हिंदी व्याकरण के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी एडिड हैं। पर आप इस एग्जाम पेपर को प्रैक्टिस सेट ही लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से किया है, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसके अंदर। ध्यान से देखना और समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया कि सीधा सीधा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है। आप अच्छे से जानते होंगे। तो प्रथम इतिहासकार कौन है, जब मैंने अपने हिंदी साहित्य की जो क्लास करवा रखी है प्ले लिस्ट में, मैंने उसको आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रखा है। तो इसके प्रथम इतिहासकार कौन है, गारसा दत्त तासी हैं। इन्होंने हिंदी भाषा का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया था और किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इसके ग्रंथ का नाम क्या था, इस्तवार द ला लिटरेरी ए हिंदुस्तानी। और मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा था 1913 में। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और सबसे पहले इन्होंने काल क्रम के अनुसार सबसे पहला इतिहास लिखा था, काल क्रमानुसार सबसे व्यवस्थित इतिहास लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो अब मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो गारसा दत्त तासी इसके सबसे पहले इतिहासकार पूछे जाए तो गारसा दत्त तासी होंगे, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और मैंने यदि आपने वो क्लास देखी होगी तो आप मुझे इसका एक कमेंट में रिप्लाई देना कि कब लिखा था, ये जरूर बता के जाना। ठीक है, तो और ये भी बताना कि जो गारसा दत्त तासी है इन्होंने इतिहास किस मतलब पद्धति में लिखा था, काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा था या वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा था। और मैंने आपको एक एक पद्धति अच्छे से पढ़ा रखी है। ठीक है, 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन देवनागरी लिपि की जो क्लास है उसके अंदर अच्छे से करवा रखा है और ये 2024 के क्वेश्चन पेपर 2 जुलाई में हुआ था, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो कौन थे, श्री बाल गंगाधर खैर थे। ठीक है, और राजभाषा आयोग, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ये 1900 जो हमारे अनुच्छेद हैं उसके अंदर 344 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राजभाषा आयोग आता है। 343 में आपको हर एक अनुच्छेद को अच्छे से ट्रिक के साथ भी और कॉन्सेप्ट के साथ भी ये समझा चुकी हूँ। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ एक एक अनुच्छेद अच्छे से याद होगा। जो देवनागरी लिपि जो हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा नाम से क्लास है उसके अंदर मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। एक एक अनुच्छेद को ऐसे करवाया कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट है, तीनों को अच्छे से करवाया। 344 में क्या आता है, हमारा राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 344 में आएगा। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन से, बाल गंगाधर खैर थे। और सेठ गोविंद दास के बारे में भी आपको बता देती हूँ ऑप्शन में। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास वो थे जो जब संविधान सभा हुई थी हमारी, उसके अंदर राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्षधर थे। ठीक है, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तो सेठ गोविंद दास ये थे। बाल गंगाधर इस आयोग के मतलब अध्यक्ष थे और 344 के अंदर हमारा कहता है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 3 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से करवा दिया। उसके बाद है हमारा अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने नहीं करना है, मैं आपको आज की क्लास में भी बता चुकी हूँ। पहले आपको जो नहीं वाला है उसके ऊपर सर्कल लगाना है। आज जो मैंने आपको हिंदी व्याकरण की क्लास करवाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 2022 और 23 के क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप उस व्याकरण की क्लास को अच्छे से देखना, मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक एक ऑप्शन को आपको अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता पूछा गया। तो अच्छे शिक्षण का उद्देश्य कि पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हमारी साइकोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, बिल्कुल गलत है। ये ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को बनाया जाता है और यही पूछा गया कि इसकी विशेषता नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि हर एक विद्यार्थी है, जो हर एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है, हर एक के अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उसके आधार पर ही हमारा पाठ्यक्रम और शिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, देखो
कई बार हम क्लास में क्या करते हैं कि एक बच्चे के यदि 10 में से 9 नंबर हैं, ठीक है, उसको हम अगला नेक्स्ट चैप्टर करवा देते हैं, पर जिस स्टूडेंट के 10 में से 2 नंबर आए हैं उसकी तो हम उसकी कंडीशन को नहीं समझते, ठीक है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता उसके अंदर अलग है, उसकी समझ अलग है, उसकी लर्निंग अलग है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष योगदान हमें देना चाहिए टीचर होने के नाते, ठीक है, तो वहीं से कोरिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है। जब मैं संविधान सभा हिंदी की संविधान के अंदर क्या मतलब क्या जो बताया है ना, कौन से अनुच्छेद में क्या, किस अनुच्छेद से कौन से संबंधित है, संविधान के अंदर क्या वो बताया मैंने, इसका सॉरी स्थिति क्या है, संविधान के अंदर हिंदी की स्थिति क्या है, उसके अंदर एक एक मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक एक ऑप्शन को, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप वो क्लास जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। 351 में मैंने क्या बताया था कि हम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और हिंदी का विकास और विस्तार करना हमारा उद्देश्य है और यही इसका ऑप्शन है। 351 में क्या आएगा, हिंदी का प्रचार प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ठीक है। और 343 में क्या आया था, संविधान की जो हमारा हिंदी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी हिंदी भाषा होनी चाहिए, देवनागरी हमारी लिपि होनी चाहिए और जो हमारे 1, 2, 3 है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारी हिंदी के साथ 15 वर्षों तक क्या है, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये 3 पॉइंट 343 के अंदर आते हैं, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना। 344 मैंने करवा दिया। राजभाषा आयोग का गठन 344 में हुआ था। 345 और 346 और 347 हमारे क्या है, जो प्रादेशिक जो राज्य भाषाएं होती है ना, राज्य की भाषाएं, उनसे संबंधित है। और 348 हमारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। और 350 हमारा जो शिकायतों से संबंधित है, ठीक है, उनसे संबंधित है। और 351 में क्या करेंगे, हम हिंदी का विस्तार और विकास करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, समस्या समाधान का सोपान नहीं है, सीधा पूछा गया। समस्या की पहचान करना बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 2 है, समस्या को परिभाषित करना व उसकी सीमाएं तैयार करना। जब भी हम किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है, पहले सब समस्या का वो करेंगे, हम पहचान करेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा व सीमाएं तैयार करेंगे, समस्या के लक्षणों का विश्लेषण करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना, यही हमारा राइट आंसर है। ये सोपन नहीं है, उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस हमें करना पड़ता है समस्या समाधान के अंदर, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में असंगत ढूंढना है। असंगत के ऊपर सर्कल कीजिए, कहीं एग्जाम के अंदर आप एक क्वेश्चन गलत ना करके आ जाओ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके असंगत कौन सा है, ठीक है। तो ई च य स, ये कंठ नहीं है, कंठ में हमारे क वर्ग आता है, ठीक है, क वर्ग आता है। और साथ में कौन से आते हैं, अ आता है, आ आता है, ठीक है, ह आता है, और क्या आता है, विसर्ग वाला अह आता है, ठीक है, ये आता है हमारा, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, क वर्ग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन कट गया, असंगत ही पूछा है, तो असंगत युग्म कौन सा है, ठीक है। तो कंठ के अंदर ये नहीं आता, च वर्ग के अंदर आता है, स्थान के संबंध में असंगत है। उ, प और म होस्ट में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। री, ट, श मृदा में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और त, ल, स बिल्कुल, श बिल्कुल अलग है इनमें, स है वो दंत में आता है, याद रखना है अपने, ल, स और त ये किस में आते हैं, दंत में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यही सही था, यही असंगत है, ये कंठ नहीं है, ये तालुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्विस्टिक स्टडी की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ऑप्शन इसका डी है, हेराल्ड ई पामर इसके क्या है, पुस्तक के लेखक है। मौन पाठ का उद्देश्य क्या होता है, जो मौन पठन होता है बिना आवाज के पढ़ना, उसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में चिंतन व तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन ना माइंड बेस होते हैं, ठीक है, और ये हम अच्छे से कर लेते हैं। छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, हम जब चुपचाप पढ़ते हैं तो बहुत तीव्र गति से पढ़ते हैं। परिचित शब्दावली का सक्रिय रूप देना, उपयुक्त सभी क्या है, इसका आंसर होगा सभी पाठ्य मौन पाठन के क्या है उद्देश्य हैं। उसके बाद है देवनागरी लिपि की, मैं अच्छे से आपको क्लास करवा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ वो क्लास आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प पूछा गया है, ठीक है, असत्य के ऊपर अंडरलाइन करना, फिर ऑप्शन को देखना। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम नियर है और हम सत्य करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में किसी न किसी, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो अब देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के उच्चारण व प्रयोग
प्रयोग में समानता है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में जैसा शब्द बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन ग, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरों रेखा नहीं लगाई जाती, ये भी सही है। इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में नहीं हुआ था, पश्चिम में गुजरात में हुआ था, ठीक है, और जयभट्ट के शिलालेख से हुआ था इसका। तो इस क्वेश्चन में ना मुझे इसका डी भी लग रहा है कि आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, ठीक है। तो इसका स्टेट में क्या आंसर माना गया है ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। पर उत्तर भारत में नहीं होता, मुझे पश्चिम भारत लग रहा है क्योंकि गुजरात से माना गया है इसका विकास सर्वप्रथम, ठीक है। तो क्योंकि जो जयभट्ट है ना, जो इसका शिलालेख है वो गुजरात में मिला है, ठीक है। इसका आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहो हंसी देन कहे नटी जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद है, ये रस से लिया गया है, ठीक है। रस को आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, जो रस चैप्टर हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर अंतर्गत आता है, उसके सभी भाव को, अनुभाव को, संचारी भाव को आप अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर के अंदर रस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्यों अनुभाव का कौन सा भेद है, ठीक है। तो अनुभाव का कायिक भेद है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर का होगा, क्यों है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो राधा क्या करती है, श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती है और वो श्री कृष्ण से बात करने के लिए बांसुरी छुपाती है, और जब श्री कृष्ण उससे बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो राधा क्या करती है, सोहत बरे बोहे हंसी। जब वो क्या करती है बोहों मतलब अपनी जो बोहें होती हैं ये इनसे हंसती है, मुस्कुराती है, शारीरिक चेष्टाएं करती है, और जहाँ भी शारीरिक चेष्टाएं होती है वहाँ कायिक अनुभव जो कायिक अनुभाव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यही राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बोहे हंसी, देन कहे नटी जाए, देन से नाट जाती है और बोहों से क्या करती है, वो हंसती है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर कायिक मतलब शरीर की चेष्टाएं होती हैं वहाँ पर कायिक अनुभव होता है, अनुभाव होता है। वाचिक अनुभाव क्या होता है, जो वाणी के द्वारा चेष्टाएं होती हैं, वाणी की व्यथा होती है, उनके द्वारा क्या होता है, अनुभाव होता है। आहार्य अनुभाव होता है हमारे शारीरिक जो होते हैं ना वेशभूषा, उससे होता है आहार्य अनुभाव। और सात्विक अनुभाव होता है जैसे जिसके अंदर हमारे जो मतलब हाथ कांपने लगते हैं और आवाज़ कांपने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ये हमारे सात्विक अनुभाव होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, कायिक अनुभाव है। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस अनुभाव के बारे में बात की गई है, ठीक है। जब भी आपको पद पढ़ने के बाद आंखों से आंसू बहना, हाथ कांपना, ठीक है, ऐसे शब्द का आभास हो तो आप सात्विक अनुभाव कर देना, ठीक है। तो यदि मुझे टाइम लगा तो मैं आपको ये इसके बारे में अच्छे से रस के बारे में एक क्लास जरूर दूंगी, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। यह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई, यह 6 क्लास की एनसीईआरटी से केदारनाथ की जो केदारनाथ इसके क्या है लेखक हैं उससे लिया गया है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है, बिल्कुल ठीक है। वह पुराने घर में बेरोक गाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वह एकांत में उदास रहती है, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई विशेषता नहीं है। तो ठीक है, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 12, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन चुनिए, ठीक है। जो साहित्यकार उनके संबंध में अनुचित कथन चुनना है हमें। सबसे पहले इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं, बिल्कुल सही है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था, बिल्कुल गलत है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। जो हिंदी प्रदीप पत्र है वो बालकृष्ण किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। किसका है, बालकृष्ण भट्ट का क्या है ये पत्र है, ठीक है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। और जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनके पत्र का नाम क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इनके पत्र का नाम क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है, याद कर लेना। प्रताप नारायण मिश्र के पत्र का नाम क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या होगा, हमारा असंगत होगा, ठीक है। संबंध में अनुचित ढूंढना था। नवभगत माला के रचयिता राधा चरण गोस्वामी है, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको इन सभी के बारे में, फैक्ट के बारे में पता हो, और ये गलत है और ये भी मैंने इसका राइट आंसर आपको बता दिया। यदि मेरा पढ़ाया हुआ और समझाया हुआ और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें क्लास में, उसी से मुझे पता लगता है कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से आप तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और पर्यायवाची, विलोम शब्द
और अनेकार्थी शब्द ये जरूर करके जाना। और वर्ण विचार जिसमें अघोष सघोष हैं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अब भी हमारे पास 6 दिन है, 6 दिन में यदि आप इनको 6 दिन में यदि आप 12 बार भी पढ़ोगे तो रिवीजन 1 दिन में 2 बार भी करोगे तो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो 6 दिन कम नहीं होते हैं, कहीं आप टेंशन और डिप्रेशन में बैठे रहे, हाय 6 दिन रह गए 6 दिन रह गए, 6 दिन को आप 12 दिन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप मल्टी टाइम रिवीजन करते रहिए और माइंड के अंदर से टेंशन निकाल दो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। आप जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो ऑप्शन निगलेक्ट करवाए जा रहे हैं, उनसे समझो। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया यहाँ पर, इन तीनों ऑप्शन को याद करो। भक्तमाल के रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी है, ठीक है। तो ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कवि हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप याद करो, ठीक है। आपको पेपर अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो छाया क्या है? तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। छाया एक तत्सम शब्द है। उल्लुक एक तद्भव शब्द है, बिल्कुल भी नहीं। उल्लुक क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। उल्लू का क्या है? तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द की क्या है परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जो शब्द संस्कृत से जो के तो हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या है? विदेश शब्द, हाँ ये हम विदेश शब्द है। और बीहड़ क्या है? ये देशज शब्द है। तो देशी क्षेत्रीय भाषाओं से निर्मित होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है? अनुचित पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत डीप लेवल पे होते हैं, ठीक है। अनुचित है, ठीक है। ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिनीत किया, बिल्कुल सही कथन है ये। जब भाषा विज्ञान के अंदर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा मन करता है कि मैं भाषा विज्ञान की आपको एक क्लास दे दूँ जिसमें भाषा की सभी जो कहाँ से कौन सी भाषा का उद्भव हुआ है और किस विद्वान ने कौन सी किस भाषा के बारे में क्या कहा है। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको ये क्लास जल्दी ही दूँ। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा का ऑप्शन देख लीजिए। ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी कहा है, याद कर लो ये, ठीक है। हाँ कहा है अंतर्वेदी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की एक उपबोली माना है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो कन्नौजी है इसको ब्रजभाषा की एक उपबोली माना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा की उपबोली क्या है? कन्नौजी, राइट ऑप्शन। उसके बाद बुंदेली को कोसली नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल गलत है ये। बुंदेली को कोसली नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है। अवधी को कुछ कोसली नाम से जाना जाता है। किस भाषा को जाना जाता है? कोसली नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अवधी भाषा है मैंने आपको ट्रिक के साथ 2022 के पेपर में करवाया है, वो किस भाषा से निकली है ये आप मुझको जरूर बताना, ठीक है। अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया, तीनों भाषाएं किस हिंदी से निकली है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको ट्रिक के साथ भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारा इसमें अनुचित पूछा है तो यही अनुचित है, यहाँ बुंदेली नहीं होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? अवधी होना चाहिए था। और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली को नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं, बिल्कुल राइट है ये भी, ठीक है। इनको तीनों ऑप्शन को आपने बिल्कुल 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 माइंड के अंदर उतार लो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर निगलेक्ट करने के काम आएंगे ये ऑप्शन आपको, ठीक है। और मैथिली शरणगुप्त साकेत के संबंध में अनुचित विकल्प बताइए। क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से करवा देती हूँ। साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है। इनकी सभी रचनाएं ट्रिक के साथ में आधुनिक काल की जो वीडियो है उसके अंदर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हर एक वीडियो के अंदर मैंने जो आधुनिक काल की वीडियो है ना, हर एक राइटर की रचना को ट्रिक के साथ याद करवाया है। बहुत मुश्किल होता है याद करवाना। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं होगी, उसके अंदर नागार्जुन की रचनाएं होगी, उसके अंदर त्रिलोचन की रचनाएं होगी, उसके अंदर और उसकी रचनाएं होगी मैथिली शरणगुप्त की। हर एक रचना को करवाया, 15 रचनाएं हैं, 15 की 15 रचनाओं को ट्रिक के साथ करवाया है, ठीक है। जिसने की है कमेंट करके जरूर बताना कि आपने की है, ठीक है। तो साकेत के रामचरितमानस के बाद दूसरा रामकाव्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के नवम एवं दसम सर्ग उर्मिला के वियोग के वर्ण में लिखे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ये। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत के अनुसार गुप्त जी एक साधक कवि हैं, इनकी साधना चरम उपलब्धि साकेत है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है गुप्त जी का साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों उर्मिला विशक उदासीनता से मिली, बिल्कुल गलत है ये। कहाँ से रचना मिली? हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनको लिखने की रचना नहीं मिली थी, उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी से, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था वहां से रचना मिली थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से मिली थी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद इसका जो अनुचित कथन है वो यही है, यही हमारा राइट आंसर होगा। छायावाद के संबंध में असत्य कथन चुनिए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता रूप नारायण पांडे है, यही बिल्कुल गलत है। तो इसके जो प्रथम समर्थक माने जाते हैं वो मैनेजर
इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कौन है, देख के याद आ जाएगा मुझे, अभी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करके लिखना। मैनेजर पांडे ऐसे ही कुछ नाम है। तो छायावाद यही इसका राइट मतलब असत्य कथन है, ये रूपनारायण नहीं है। तो मैं आपको इसका कमेंट कर दूंगी, मुझे याद है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, मुझे अभी नहीं याद आ रहा। मैनेजर नाम से है कुछ इसका उसका नाम। तो छायावाद काव्य अपनी लाक्षणिकता व्यंजनात्मक प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे कभी कोई छायावाद की आपसे वो पूछ ले परिभाषा, तो यही छायावाद की महत्वपूर्ण परिभाषा है कि छायावाद है क्या। छायावाद की अपनी जो काव्य है वो रचना है, उसमें के अंदर क्या है, लाक्षणिकता है, उसके अंदर व्यंग्यात्मकता है, ठीक है, प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध है। ये छायावाद की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। यदि आप कभी आगे नेक्स्ट टाइम के KVS EMR में के अंदर क्वेश्चन आपको रिटर्न में आ जाए तो छायावाद की परिभाषा लिख देना, आपको 100% नंबर मिलेगा, क्योंकि छायावाद के अंदर जो भी लाक्षणिकता बताया गया है, व्यंजनात्मकता बताया गया है, ये सभी हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज औदात्य व विद्रोह का कवि कहा है, बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा ने ही कहा था। सुमित्रानंद पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा शीर्षक नाम से प्रकाशित है, बिल्कुल सही है, ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। और ये कमेंट करके जरूर बताना, मेरे माइंड के अंदर वो फिर रहा है, मैनेजर पांडे ऐसा ही नाम है कुछ, आप कमेंट करके जरूर बताना, हम बस मुंह पे नहीं आ रहा, वो मुझे अब भी माइंड के अंदर फिर रहा है। मानुसी हो तो वही रसखानी बजो ब्रस गोकुल गाँव ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चेरो चितनंद के धेनु मंजारिन। उपयुक्त पद्यांश में छंद का कौन सा भेद है, ठीक है। तो ये आपकी 9th क्लास की जो NCERT है, NCERT है, वहाँ से लिया गया है, रसखान की जो पद है वहाँ से लिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया स्वेया छंद का कौन सा भेद है, तो स्वेया छंद का ये मदिरा स्वेया भेद है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 22 वर्ण है, ठीक है, क्या है इसके अंदर 22 वर्ण है, आप काउंट करके देख लो, 22 वर्ण है एक पंक्ति के अंदर, ठीक है, और वो किस में होते हैं, मदिरा स्वेया में होते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है, नगेंद्र ने रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ किसे माना है, ठीक है, किसे माना है, वो कृपाराम कृत हरिहित तरंगणी को माना है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु, ये भी बिल्कुल सही है। सूरदास कृत साहित्य लहरी, ये तो भक्ति काल के हैं। केशवदास कवि प्रिय, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है इनका, ठीक है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, या किस अनुच्छेद में, 343 में है। 344 राजभाषा आयोग का गठन, मैं आपको यहाँ पर 2-3 बार करवा चुकी हूँ, राजभाषा आयोग का गठन, ठीक है। तो उसके बाद 210 तो विधानसभा मंडल की भाषा से संबंधित है। 345 किससे संबंधित है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। 45 आ जाए, 46 आ जाए और 47 आ जाए 300, ठीक है। तो ये क्या है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 48 पूछ लिया जाए तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। और 51 में हम हिंदी भाषा का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक है, विकास और विस्तार करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी हिंदी में जो अंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग होंगे, वो किस अनुच्छेद में है, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ रही है 2-3 महीनों से, कि उनको आता है नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय, अब दोबारा से सुन लीजिए, जो हिंदी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय 1, 2, 3, 4 अंक हैं, ये जो इनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से माना जाएगा, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और दूसरा ये बताना कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक किया जाएगा। ये दोनों कथन हैं हिंदी के लिए हैं, वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ये दोनों के बारे में जरूर बताना, आप अनुच्छेद बताना मुझे इसका कमेंट करके। रचना और रचनाकार का संबंध में असंगत युग्म चुनिए, ठीक है। तो युगधारा नागार्जुन की रचना है, इसमें कोई डाउट नहीं। युग की गंगा ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ठीक है। नींद के बादल युग की गंगा, ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। आग का आईना, ठीक है। वाणी की व्यथा, ये त्रिलोचन की रचना नहीं है, ये क्या है, पंत की रचना है। और पंत की भी प्रगतिवादी रचना है ये, ठीक है। पंत की भी क्या है, प्रगतिवाद की रचना है, प्रगतिवादी रचना है, ठीक है। छायावाद के युग के बाद की रचना है इनकी, ठीक है। और अजय खंडर, ये क्या है, राघव राघव की रचना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा और बच्चों तक भी पहुँचे, तो हमें अपने व्यू और कमेंट देखकर अच्छा लगता है, ताकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो ये मेहनत सब तक पहुँचे। और एफर्ट, आपको मेरा किया हुआ एफर्ट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। तो मैं भी आपका पेपर का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ से क्या क्या आया है, क्या क्या पूछा गया, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
मैं सत्य कहता है सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? ठीक है, जिसने बिल्कुल हिंदी साहित्य को डीप लेवल पर कई वर्षों से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। और इसमें मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल आपके सामने ऐसे आके बोल दूँ बहुत ईजी है बहुत ईजी है। कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर ईजी है कुछ क्वेश्चन ईजी, जैसे ये हमने ये रचनाकार के बारे में पढ़ा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर देखो घुमा कर पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पेपर में करना क्या है, बिल्कुल डीप क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को निगलेक्ट करना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, मैं सत्य कहता है सखे, ये क्या है, जयद्रथ वध से लिया गई पंक्तियां हैं, और जयद्रथ वध है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसके अंदर क्या है, अभिमन्यु है ना जो वो युद्ध कर रहा है। ठीक है, युद्ध के अभिमन्यु के युद्ध की उसकी वीरता के बारे में, उसके जो साहस के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है अभिमन्यु के। ठीक है, तो जब युद्ध की वीरता और साहस का वर्णन होगा, उत्साह का वर्णन होगा, तो वहां पर कौन सा रस होगा? आप अच्छे जानते हैं वीर रस होगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रस सत्यावेंद्रकम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। रस ब्रह्मानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ठीक है, इसके बारे में मुझे इस क्वेश्चन के बारे में डाउट है कि ख ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, पर आप मुझे इसका आंसर का कमेंट करके जरूर देना, इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन उद्देश्य लेखन का नहीं है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि लेखन का नहीं पूछा है, आप नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना। उद्देश्य कौशल लेखन का नहीं है। छात्रों को लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना, यदि हम छात्रों को लिखने के लिए लिपि शब्द मुहावरे लेखन कौशल के अंतर्गत आते हैं। बालकों को सुंदर स्पष्ट सुडोल अक्षर लिखने का निपुण बनाना, ये भी लेखन के अंदर आते हैं। बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, ये भी लेखन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना, गीत श्रवण कौशल के अंतर्गत आते हैं, लेखन कौशल के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही होगा, ये हमारा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो कौशल के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कवि व तार सप्तक के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यदि मेरी आपने आधुनिक काल की वो 1 घंटे की वीडियो देखी होगी तो उसके अंतर्गत आप छायावाद, भारतेंदु, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद को एक क्लास में चारों वाद को 1 घंटे की क्लास में कर लोगे, और आपको तार सप्तक के जितने भी कवि हैं ट्रिक के साथ समझा रखे हैं। यदि आप उस ट्रिक के साथ इन रचना तार सप्तक के कवियों को कर लोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत पूछा है? तो नेमी चंद्र जैन तार सप्तक के कवि हैं। मदनवाद से तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल से। केदारनाथ सिंह चौथा तार सप्तक के कवि नहीं है। और कै के की नाम से मैंने आपको ये कू के नाम से क्या करवा रखी है? कै के और कू की। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ मैंने आपको ये रचना करवा रखी है। कै के की वाले जितने भी रचनाकार हैं वो तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं, चौथे लिखा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं, प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की 2 वीडियो हैं 2 पार्ट में, उससे आपका प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कुल 2 घंटों में सारे कॉन्सेप्ट सारी रचनाएं अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले जो तार सप्तक के कवि हैं उनकी भी ट्रिक के साथ करा रखा है। यदि आपको वो ट्रिक याद होगी तो मैंने करा रखा है अराग, प्रभा गिना। तो इस ट्रिक के साथ मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, गिनने के नाम से करवा रखा है। आ से गेया हो गया, रा से रामकुमार वर्मा, गा से गजानन मुक्तिबोध, प्रा से प्रभाकर हो गया हमारा, बा से भारत भूषण अग्रवाल हो गया, गी से गिरजा कुमार माथुर हो गया, और ने से नेमी चंद्र जैन हो गया। ठीक है, तो सभी को इन 3 ट्रिक लिख रखे हैं, तीनों से आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जयशंकर प्रसाद के संबंध में अनुचित विकल्प देखिए। इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल हुई थी, 1911 में हुई थी, और हिंदू पत्रिका के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल ठीक है। ये इनकी आंसू रचना वीरानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है, बिल्कुल सही है, वीरानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। इसकी पंक्तियां भी पूछी गई थी अभी, पता नहीं KVS में पूछी थी, MRS में पूछी थी। आंसू जो इनकी कविता है उससे पूछी गई थी, और इसको हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। इसकी आंसू रचना है, इसको हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हर एक ऑप्शन के साथ में दे रही हूँ। इनकी जरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है, बिल्कुल सही है ये भी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामयानी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार
इनकी कामयानी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बच्चन नहीं आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। देखो ये शब्द बिल्कुल सही कहा गया है। डॉक्टर बच्चन ने नहीं कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लेना, जो कामयानी के बारे में कि यह बड़ी विशद ओ कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, तो ये बच्चन ने नहीं कहा। ऐसे सेंटेंस तो देखो बिल्कुल सही दे रखा है ये वाला, पर जो इसके कहा किसने था ये गलत दे रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आप इसको याद कर लेना, गांठ बांध लेना, क्योंकि लाइफ टाइम हमें इसकी जो कथन है ये याद रखना है, किसने कहा था। कल्पना और मार्मिक उक्तियों की से परिपूर्ण आचार्य शुक्ल ने माना था, ठीक है। और जरना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा था, ये पूछ सकते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था, ये भी याद रखना आप, ठीक है। जरना को कहा था। और ठीक है, कहीं आप आंसू, कई बार एग्जाम के अंदर घुमा के पूछ लेंगे, जरना की जगह आपको यहाँ आंसू लिख देंगे, ठीक है, आंसू लिख देंगे, ठीक है। और जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपके भी आंसू ही निकलेंगे, ठीक है, आंसू ही निकलेंगे। जरना भी याद रखना है आपने यहाँ पर, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हमें लगता है हमें आ गए, पर थोड़े से जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, हम सच में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कन्फ्यूज हो जाते हैं, चाहे किसी को कितनी भी हिंदी आती हो, ठीक है। मैं स्वीकार कर लेती हूँ, कुछ स्वीकार नहीं करते, ठीक है भाई। यदि आप झरना की जगह आंसू दे दें तो हमारा माइंड में एकदम से रिकॉल नहीं होगा आंसू के बारे में बोला था या झरना के बारे में बोला था, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, जहां मैं फंसी हूँ ना, आप ना फंसो, वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ हम फंस सकते हैं, इसलिए आपको झरना और आंसू अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्न में से श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, नहीं है पूछा है। रेडियो सुनने के लिए होता है, टेप रिकॉर्डर ओनली सुनने के लिए होता है, लिंगवा फोन ओनली सुनने के लिए, टेलीविजन दोनों के अंदर आता है, ऑडियो विजुअल दोनों में आता है, दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है होगा, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, ठीक है। संधि देख लेना, असंगत संधि सबसे डिफिकल्ट है, पता नहीं क्यों मुझे करने में फिर भी बहुत अच्छी लगती है संधि, ठीक है। डिफिकल्ट कम करो, उसको करने में बहुत मजा आता है। पहले बहुत डिफिकल्टी आती है, फिर उसको करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि के हमें एग्जाम्पल आने चाहिए, मेथड आनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैथ यूज कर लो, जितना आप संधि पढ़ोगे ना मैथ समझ के पढ़ना, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सच कह रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, आपको सच में रियल लाइफ में बता देती हूँ, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, भूल जाती थी। फिर मैंने क्या किया कि जो चीज़ नहीं आती उसी को करते हैं, ठीक है। और मैंने उसी चीज़ को फेवरेट बनाया जो चीज़ नहीं आती थी। अब संधि मुझे प्रॉब्लम करती थी, सबको करती हैं, मैं मान लेती हूँ, कोई नहीं मानता। तो मैंने क्या किया, हर एक रूल को लिख लिख के देखा, कॉपी पे, रजिस्टर पे लिख लिख के देखा, स्टिकी नोट पे लिखा, अपने रसोई में लगा लिया, किचन में लगा लिया, निकलते आते जाते मुझे रूल दिखते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं भूलती, ठीक है, सीधा। तब भी मैंने आपको अब लास्ट जो हिंदी व्याकरण की क्लास है वहाँ पर संधि के एक अच्छे से रूल को बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज़ वो क्लास जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, सच कहती हूँ, ठीक है। बहुत रिसर्च करके क्लास बनाई है मैंने। वो ये आया हमारा मन धन कामना, मनोकामना, ठीक है। यश धन भव, अब वो क्वेश्चन कर पाएगा संधि वाला जिसको संधि अच्छे से आती है। यश धन भव, यशो भव। सिर धन मणि, शिरोमणि। अध धन गति, अधोगति। अब हम जानते हैं जब विसर्ग और आगे का वर्ड मिलता है तो क्या बनता है, हमारा ओ बन जाता है। जैसे मैंने तेजो पुंज में करवाया था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर हमारा क्या गलत है, मनोकामना गलत है। अब रूल देखिए, जब भी अब यहाँ विसर्ग दिया हुआ है, उसके बाद कामना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी ना, फिर देखना, आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो, और समझाती तो मैं अब भी हूँ आपको, सच कहना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाती हूँ, ये नहीं है कि ऑप्शन करके चली गई, ठीक है। मन और कामना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा विसर्ग है। जब भी विसर्ग का मेल का से होगा, लिख लीजिए, का से होगा, खा से होगा, पा से होगा, और पा के बाद क्या आता है, फ से होगा। जब भी इन तीनों से मेल होगा ना विसर्ग के बाद, तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। वो विसर्ग का चेंज नहीं होगा, वो विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मनोकामना नहीं आएगा, मनः कामना ही आएगा, विसर्ग एज इट इज रहेगा। यही हमारा क्या है, असंगत दिया हुआ है, और सभी बिल्कुल ठीक हैं। जब भी क ख और प फ दिखे तो बिल्कुल भी विसर्ग को चेंज मत करना,
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है? तो ठीक है, देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन है ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। देवनागरी लिपि से सुधार से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। 8वीं अनुसूची से नवीन भाषाओं का शामिल करने में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो देवनागरी लिपि से सुधार से संबंधित है 31 जुलाई को आई थी। नरेंद्र देव समिति है वो कब आई थी? 31 जुलाई 1947 को आई थी, ये भी याद रख लेना। क्यों आई थी? जो हमारी लिपि है उसमें सुधार करना और उसको अधिक अच्छे से स्पष्ट करने से संबंधित है, स्पष्ट करने से, लेखन संबंधी स्पष्ट करने से संबंधित आई थी 31 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद समासिक पदों को दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ठीक है, बिल्कुल सुमेलित बताना है हमने, सुमेलित नहीं है। अब देखो ऐसे गलत होते हैं क्वेश्चन, आप भी सुमेलित नहीं है सर्कल लगा लेना। सर्कल लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान सर्कल के ऊपर रहता है। ठीक है, लाइफ टाइम याद रहूंगी जब आप सर्कल लगाओगे तो पेपर के अंदर याद आनी चाहिए कि रीना मैडम ने बताया था कि सर्कल लगाना नहीं वाले पे। ठीक है, हरिकेश, बिल्कुल हरिकेश, हरियक धन इस होता है भगवान के लिए। हरियक केस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? सीधा रूढ़ शब्द निकल रहा है, तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। मदाग्नि, ठीक है, मद आग्नि, मद है जो आग्नि, यहाँ पर तत्पुरुष समास कैसे आ जाएगा? यहाँ कर्मधारय समास आना चाहिए था, मद अग्नि, अग्नि। मैंने आपको जो कर्मधारय है और बहुब्रीहि की क्लास करवाई है, जिसने वो की होगी तो वो अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, इन दोनों को ही देखना। नील कमल क्या है हमारा? विशेषण और विशेष्य। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया कनकलता, ठीक है, तो लता को किसके समान बताया गया है? तो मुख चंद्रमा। तो ठीक है, तो इसमें क्या की गई है? तुलना की गई है, उपमेय उपमान बताया गया है। तो मदाग्नि, अग्नि कैसी है? मद है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होना था, कर्मधारय समास होना था। ठीक है, कर्मधारय क्या होना था? समास होना था। कर्मधारय की क्लास और बहुब्रीहि की क्लास में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, वहां पर मैंने वो उदाहरण बताए हैं, एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर मत पछताना कि हमने वो क्लास नहीं देखी थी। ठीक है, नादान, ये बिल्कुल सही है दोनों वाले। ठीक है, तो अब अव्ययीभाव समास है, इसका ये रूल होता है कि इसके आगे क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, तो अनु क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, और रूप है यहाँ पर मेन शब्द है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है इसका। नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम क्या था? केशव की बहन का नाम श्यामा था। प्रेमचंद की ये कहानी है, और श्यामा क्या करती है? जो चिड़िया के अंडे होते हैं उनको सुरक्षित करने के चक्कर में उनको हाथ लगा देती है, उनको क्या कर देती है? गंदा कर देती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, अंडरलाइन लगा लो। कबीर की रचनाओं को सबसे प्रमाणिक संकलन बीजक है, बिल्कुल सही है। गुरु नानक की नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है, बिल्कुल सही है। मैं आपको गुरु नानक की सभी रचनाएं करवा चुकी हूँ। ठीक है, और खड़ी बोली में है, ये भी कर लेना। निर्गुण भगत कवि होते हुए दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ईश्वर के दादू दयाल ने निर्गुण रूप को भी माना है, और जब उनकी जो गीत लीला गान किया है श्री कृष्ण का, तो वहां पर सगुण रूप को भी माना है। संत कवियों में रज्जब दास सर्वाधिक शिक्षित थे, बिल्कुल भी सर्वाधिक शिक्षित रज्जब दास नहीं थे। संत कवियों में कौन थे? सुंदर दास थे। मैं ये क्वेश्चन भी आपको थ्योरी के अंदर करवा चुकी हूँ। ठीक है, सुंदर दास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और काशी के अंदर इन्होंने क्या की थी? अपनी विद्या ग्रहण की थी। ठीक है, शास्त्रीय विद्या ग्रहण की थी काशी के अंदर। किस विकल्प, तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? घ होगा, यही असत्य है। ठीक है, यहाँ रज्जब दास की जगह सुंदर दास आना था। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? नहीं पे टिक लगाओ। ठीक है, कान खड़े होना, बिल्कुल सतर्क होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, बिल्कुल सही है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के बस में होना, बिल्कुल भी नहीं। अलग, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अलग से अपना काम करना, सबसे अलग थलग रहना, यही हमारा क्या होगा? सही विकल्प नहीं है। कुएं में बांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछे गए हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है भाई ये क्वेश्चन करना। ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसको। ठीक है, बिल्कुल कठिन लगता है। आशीर्वाद के सीधे सीधे देखते ही हमें वर्तनी अशुद्ध लग रही है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं लिख कर टाइम लगा देती हूँ। आशीर्वाद को ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पर गत्यावरोध नहीं होता, गत्यावरोध होता है। आ की मात्रा नहीं आएगी, ये भी गलत है। और यहाँ पर दवाइयाँ में ई के ऊपर, दवाई के ई क्या है ना, इसके ऊपर बड़ी ई नहीं आती। दवाइयाँ में ये ई की मात्रा हट जाती है, ऐसे लिखा जाता है, सॉरी ऐसे लिखा है, द वा ई या। ठीक है, दवाइयाँ ये ई है।
ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। कई बार स्टोरों के ऊपर ऐसे लिखा होता है, वो गलत लिखा होता है। दवाइयाँ बिल्कुल सही है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। दुरावस्था नहीं होता, दुर्व्यवस्था होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। मनोचिकित्सक और रचनावली बिल्कुल ये भी गलत है। रचनावली में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा आएगी, ये भी गलत है। तो सही कौन से? ज्योत्सना की मैं आपको जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो बार बार कहती हूँ कि ज्योत्सना की वर्तनी देख लीजिए, इसमें ज भी याद आएगा, त भी याद आएगा और श भी याद आएगा, और संपूर्ण ख भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 बिल्कुल शुद्ध होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के बीच में असंगत है? ये क्वेश्चन हमारा आधा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, वो ये सभी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको होंगे और व्याकरण के क्वेश्चन भी आपके होंगे, हिंदी व्याकरण के, ठीक है, वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल के मैंने आपको करवा दिए, और मैंने आपको देवनागरी लिपि से भी करवा दिए और हिंदी साहित्य से भी आपको क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये आपकी, ठीक है। बादल गरजो घेर घेर घोर घन। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि जन जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां हैं? जिसने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो ही अच्छे से कर पाएगा। और ये पंक्तियां आपने याद रखनी है, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। और किस कविता से हैं वो भी देख लीजिए, उत्साह कविता से हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। पंक्तियों को थोड़े ध्यान से देखना। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसको संबोधित कर रहे हैं? ठीक है, किसको संबोधित कर रहे हैं? ऑप्शन सी, बादल को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। पंक्तियों में देखो किसको बोला गया, बादल गरजो, तो यहीं से आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने सबसे पहले मुक्तक छंद का क्या किया गया था? प्रयोग किया था। अनामिका किस प्रसिद्ध कवि की कवि या लेखक की रचनाएं किसकी है? अनामिका, नए पत्ते, अर्चना, ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अट नहीं रही, ये किस कवि की कविता है? ठीक है, ये किस कवि की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई हैं। नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था? मैं बार बार करवा चुकी हूँ। वैद्यनाथ मिश्र जी, इनका क्या था? मूल नाम था। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सभी। आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया? और सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, ठीक है। तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं? नागार्जुन जी की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नागार्जुन अपनी मातृभाषा में, ठीक है, मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो यात्री उपनाम से लिखते थे। ये भी मैं आपको जब आधुनिक काल की क्लास है उसके अंदर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की मैंने अपनी तरफ से बना के लेके आई हूँ एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन। शीश मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माला, इही बालक सोमन सदा बसो बिहारी लाला। यह है पंक्तियां किस प्रसिद्ध कवि की रचना, किस कवि की पंक्तियां हैं? यदि यहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम के अंदर बिहारी लाला ना देकर यहाँ तक दे देंगे, शीश मुकुट कटी काचनी किस कर उर्ली माला, किसकी हैं? बिहारी लाल जी की किसकी पंक्तियां? बिहारी लाल जी की पंक्तियां हैं। कवित छंद किस प्रकार का छंद है और इसमें कितने वर्ण होते हैं? सबसे पहले आपको बता दूं, कवित छंद क्या है? एक वार्णिक छंद होता है और इसमें क्या प्रत्येक चरण में 31 क्या होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 या 16 पर इनकी क्या होती है? यति होती है, मतलब समाप्ति होती है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यह पंक्तियां किस कविता की हैं? तो ये पंक्तियों को आपने ध्यान से देखना है। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्या से ली गई हैं। 10th क्लास है ना जो, उसकी एनसीईआरटी से ली गई हैं। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी से ली गई हैं पंक्तियां, ठीक है। मेरी हर क्लास में आपको पंक्तियां जरूर मिलेंगी क्योंकि पंक्तियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पंक्तियां आपने याद रखनी है। तो किसकी आत्मकथ्या की हैं? ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाश, दीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया भी यहाँ पर आप ही ऐड कर लो। छाया हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये प्रतिध्वनि भी इसमें ऐड कर लो। ये किसकी मुख्य रूप से किस विधा की रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, तो हमें पता चल गया
तो किस विधा की ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो ये क्या है, आप इनको अच्छे से याद रखो, कहानी संग्रह है, ठीक है। और ये मैंने आपको ट्रिक के साथ करवा रखे हैं। यदि आपने मेरी क्लास देखी तो प्लीज़ कमेंट करना, जिसमें मैंने जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों को ट्रिक के साथ करवा रखा है, ठीक है। आकाश हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, ठीक है। मैंने ट्रिक बनाई थी कि आकाश में क्या आता है, आंधी आती है, आंधी आने से क्या होता है, आंधी आती है, इंद्रजाल, इंद्रजाल से क्या बन जाता है, छाया बन जाती है, और छाया से क्या होता है, प्रतिध्वनि। जब आसमान में बादल आते हैं, प्रतिध्वनि, बिजली क्या करती है, ध्वनि करती है, ठीक है। ये सभी रचनाएं मैंने ट्रिक के साथ आपको करवा रखी हैं। कानन कुसुम किस कवि या लेखक की काव्य कृति है, कानन कुसुम किसकी है, तो आंसू हो गया, लहर हो गया, कानन कुसुम हो गया, ये सब किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद को उनकी कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था, कामयानी पर मिला था। कामयानी को मैं आपको अच्छे से पूरी क्लास पढ़ा चुकी हूँ, उसके आपको 15 के 15 सर्ग करवा चुकी हूँ, ये भी बता दिया आपको 15 सर्ग हैं। शांत इसका रस है, छंद बताना मुझे कमेंट करके, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इसके अंदर छंद कौन सा है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक पात्र के बारे में, हर एक छंद के बारे में, और इसके बारे में कौन सा इसको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, कामयानी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के रचनाकार का नाम बताना है अपने, कौन है, महावीर सॉरी बनारसी दास जैन है, और कब लिखी थी, 1941 में लिखी थी, ठीक है। तो पहली, अब यदि हिंदी की पहली आत्मकथा जिसका नाम क्या है, अर्धकथानक, इसके रचना कौन है, बनारसी दास जैन है, 1941 में लिखी थी। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक की रचना किस शैली में हुई है, पद शैली में हुई है, पदात्मक शैली में हुई है, ठीक है। ऑप्शन ख होगा। और ये आप एनसीईआरटी 10 की एनसीईआरटी में से लिए गए क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है, वहीं से मैंने बनाए हैं, ठीक है। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है, ठीक है। मुझे कमेंट करके आप सॉरी अब तो मेरी विनय पत्रिका आ ही गया, ठीक है। तो जानकी मंगल की जो भाषा है वो जरूर बताना। और रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है, 7 कांडों को मैंने सीक्वेंस में, और हर एक कांड के विषय के बारे में मैंने आपको तुलसीदास जो मेरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर वो क्लास है, तुलसीदास और तुलसीदास की सभी रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। यदि आपसे रामचरितमानस की भाषा पूछ ली जाए, या फिर रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं, उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाए, उनके विषय में हर एक बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसके बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली की भाषा कौन सी है, तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका के बारे में, विनय पत्रिका के बारे में भी आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, ठीक है। तो साहित्य की सबसे, जो हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है विनय पत्रिका, ठीक है, और ब्रज भाषा में है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है 10th क्लास की एनसीईआरटी में है ये, ठीक है। तो इस कविता का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशु संवाद, रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस के भी किस कांड से लिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो रामचरितमानस से लिया गया है एक क्वेश्चन, और किस कांड से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो बालकांड रामचरितमानस, और कविता का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशु संवाद, ठीक है। तो घालुक शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है, ठीक है, नाश करना। घालुक शब्द का क्या अर्थ होता है, नाश करना होता है। भवानी विलास जो रचना है इसके प्रसिद्ध कवि कौन है, भवानी विलास जो रचना है इसके प्रसिद्ध कवि कौन है, कवि देव हैं, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इसकी हर एक रचना को मैंने ट्रिक के साथ करवा रखा है। भवानी विलास हो गई, जाति विलास हो गई, ठीक है, देव शतक हो गई, ठीक है, सुजान विनोद हो गई, ठीक है। तो मैंने इसकी बहुत सारी रचनाएं करवा रखे हैं। भिवानी विलास हो गई, विलास नाम से इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, सभी को मैंने ट्रिक के साथ इनको अच्छे से करवा रखा है। रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, और रीतिकाल के या रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीति सिद्ध के हैं या रीति बद्ध के हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मैंने रीति सिद्ध को जितने अच्छे से आपको पढ़ाया है ना, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा था, ठीक है, सच कहती हूँ। मैंने यूट्यूब के ऊपर अपनी लाइफ में रीति सिद्ध काव्य को कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया था कि जितना मैंने रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति बद्ध कवियों को आपको अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ये तो रिपीट हो गई, ठीक है। तो यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैंने आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में कल आपको हिंदी व्याकरण और जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा वो जरूर अच्छे से करवाऊंगी, ऐसे ही एक्सप्लेन करवाऊंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, अच्छे से रिविजन करो, एग्जाम हो जाएगा, मुझे आप पर विश्वास है।